बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस कर्नल का नाम शंकर था और बाद की इकसात में आप पढ़ेंगे कि उस कर्नल की वजह से मुझे कितनी कामयाबियां मिली। मैं क्लब सेक्रेटरी के दफ्तर में गया। वह मुझे लेकर क्लब की बार में सोफे पर बैठे हुए ग्रुप की तरफ ले गया और एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि वो कर्नल मदन बैठे हुए हैं, और उनके करीब जाकर कहा कि सर, यह शख्स दिन को भी आपसे मिलने के लिए आया था। कर्नल ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा कि मैं जोशी के रेफरेंस से आपसे मिलने आया हूँ। जोशी का नाम मैंने खुद गढ़ लिया था, क्योंकि भारत में नाम के आखिर में जोशी बहुत इस्तेमाल होता है। कर्नल मदन ने चंद लम्हे अपने जहन को करेदा और कहा, यू मीन लेमन जोशी ऑफ पंजाब। मैंने इस बात में सर हिलाया और उन्हें कहा कि मेरी उनसे दूर की रिश्तेदारी है, मैं चोपड़ा हूँ। कर्नल हंसते हुए उठा और बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा कि जोशी और मैं जैसुर में इकट्ठे थे। 71 की जंग मशरकी पाकिस्तान की एक छावनी जहां घुमसान का रन पड़ा था। पाकिस्तान और भारत की पंजाब रेजिमेंटों ने दो बदू लड़ते हुए बहादुरी के जौहर दिखाए, जहां दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। कर्नल ने मुझे बैठने की दावत दी, जो मैंने कबूल कर ली, और कहा कि आपसे मेरा मिलने का मकसद ये था कि मैं यहाँ दिल्ली में बहुत बोर हो चुका हूँ। खसूसन शाम गुजारनी तो एक अजाब है, इसलिए आज दिन को भी आपसे मिलने आया था, और अभी भी इसलिए मिलने आया हूँ कि एक शाम तो साफ सुथरे माहौल में गुजर जाए। कर्नल ने जवाबन कहा, बी माई गेस्ट। मैं यहाँ क्लब में ही रहता हूँ और क्लब सेक्रेटरी को बुलाकर कह देता हूँ कि तुम जब भी यहाँ आओ तुमको मेरे मेहमान की हैसियत से ट्रीट करे। उसके साथ ही सरगोशी में कहा कि जब भी अकेले यहाँ आओ तो अपना बिल जरूर अदा कर दिया करना। कर्नल ने अपने साथियों से मेरा तारुफ करवाया। उनकी गुफ्तगू का सिलसिला जो मेरी आमद की वजह से टूट गया था, फिर से शुरू हो गया और मैं भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेने लगा। मैं चाहता था कि मेरी ज्यादा से ज्यादा अफसरान से बेतुकल्लफी हो जाए। मैं थोड़ी देर में ही उनमें घुल मिल गया। क्लब में ऑफिसर्स इवनिंग जैकेट्स या इवनिंग सूट पहने आ रहे थे। वहां पर फौजी अफसरान की पहचान बहुत जल्दी हो जाती थी। ऑफिसर्स चाहे किसी भी रैंक का हो, बार के दरवाजे दाखिल होते अटेंशन होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे बगैर टोपी के सलूट किया जाता है। जो इक्का दुक्का सिविलियन आ रहे थे वो सीधे दाखिल हो जाते थे। इस दौरान क्लब के अंदर से ज्यादा बाहर लान में रौनक थी। लान में दर्जनों कुर्सियां और टेबल रख दिए गए थे। नौजवान ऑफिसर्स और चंद जोड़े वहां बैठे हुए थे। कर्नल मदन ने करीब 1 घंटे के बाद मुझे कार्ड रूम में चलने की दावत दी। मैंने इंतहाई माजरत करते हुए कहा कि मुझे ताश के खेल में खसूसन बुर्ज खेलना नहीं आता। कर्नल के हमरा उसके 2-3 साथी भी उठ खड़े हुए। ये सब मेजर या कर्नल थे जो बाकी बैठे रहे। मैंने उनसे थोड़ी देर बाद इजाज़त ली और लान में चला आया। ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया था कि कैप्टन और नए मेजर तक के अफसरान बहुत मोहतात होते हैं, जबकि मेजर से ऊपर के अफसरान एहतियात नहीं करते। अगर उन हाई ब्रास से मेल जोल हो जाए तो फिर कैप्टन और मेजर भी शक नहीं करते। मैं कुछ देर तक हाथ में गिलास लेकर लान के एक कोने से दूसरे कोने तक टहलता रहा, फिर वापस अपने होटल चला आया। दिल्ली में बरसात का आगाज हो चुका था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर बाद ही बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर यूं घटाएं टूट कर बरसी कि हर तरफ जल थल हो गई। यहाँ मैं क़ारीन की नज़र एक बात करता चलूं कि भारत में ये जासूसी बिल्कुल असली वाक़यात पर मबनी है। यह कोई अफसानवी कहानी नहीं और ना ही इसमें ज़ेबे दास्तान के लिए इजाफा किया गया है। हम 5 अफराद जो जासूसी के लिए पाकिस्तान से भारत आए थे, मिशन की तकमील के लिए आए थे और कोई गैर मामूली इंसान नहीं थे। ये तो एक जज्बा था जिसके तहत हमने इस खतरनाक काम को सर अंजाम देने का बेड़ा उठाया था और खुद वॉलंटियर किया था। भारत में कामयाबियों के साथ साथ हमें कुछ नाकामियों का भी सामना करना पड़ा था, जिनका जिक्र बाद की इकसात में आएगा। दिल्ली में आशा से मिलना, सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर और मदन से मिलना, मेरे साथियों का वहाँ के सिविलियन मुलाजमीन की दफ्तरी और घरेलू हालात की छानबीन, और उसके अलावा दीगर हमारी भाग दौड़ का सिर्फ एक मकसद था कि हम ना सिर्फ हेड क्वार्टर में दाखिल हो सके, बल्कि वहां पर राब्ते बढ़ाकर हम अहम मालूमात हासिल कर सके। अगर एक में नाकामी हो तो फिर दूसरा रास्ता तलाश करने के बजाय मेरी हिकमत अमली ये थी कि दुश्मन पर चारों तरफ से हमला कर दो। इससे ना सिर्फ वक़्त की बचत होती है, बल्कि दुश्मन का कोई वीक पॉइंट भी मिलने का इम्कान होता है। हमें ताज़ा तरीन और उसका तसलसल रखने की ज़रूरत थी, और उसके लिए हम चंद नहीं सैकड़ों राब्ते तलाश करने के लिए तैयार थे, चाहे वो आला हो या कमतर। हम अपने मकासद के हसूल के लिए इंतहाई बुलंदी और इंतहाई पस्ती में भी गिरने के लिए तैयार थे।
इसे आप जुनून कह ले या सकूत ढाका में लगे जख्मों के दर्द कि हम हर खतरे से बेपरवाह होकर अपने मकासद के हसूल के लिए कोशां थे। अगला दिन बारिश की नज़र हो गया और अगला दिन सर्विसेज क्लब में गुजारा, लेकिन कोई कामयाबी ना मिली। कर्नल शंकर भी मुझसे काफ़ी मोहतात हो गया था। उसके पास भी 2-3 बार बैठा मगर बेसुध। हाँ, जब उसके पास से उठता तो वो दोबारा मिलने का ज़रूर कहता। उसके मोहतात रवैये की वजह से मैंने कभी भी उससे हेडक्वार्टर के मुतल्लिक बात नहीं की। एक रोज़ शाम 7 बजे उसके पास गया तो वो अपने कमरे में था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो बैटमैन ने उसे बताया और मुझे सिटिंग रूम में बिठा दिया गया। कर्नल शंकर के पास 2 कमरे थे, बेडरूम और सिटिंग रूम। थोड़ी देर बाद कर्नल वर्दी पहने बेडरूम से बाहर आया। उसके हाथ में ब्रीफ केस था। उसने कहा कि अर्जेंट मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर जा रहा था, इसलिए वो मेरा साथ ना दे सकेगा। मैं सोच रहा था कि उस ब्रीफ केस में ना जाने कैसी कीमती फाइलें होंगी। इतनी मुख्तसर सी बात के बाद हम दोनों बाहर आ गए। पार्किंग में एक हिंदुस्तानी गाड़ी भारतीय नंबर प्लेट के साथ खड़ी थी। कर्नल ने हाथ मिलाया और तेजी से कार स्टार्ट करके चला गया। अगर मुझे पहले इस सूरत हाल का इल्म होता तो मैं अपने साथियों के साथ मिलकर उस ब्रीफ केस के हसूल के लिए कुछ कर गुजरता, चाहे कर्नल को ही ख़त्म क्यों ना करना पड़ता। लेकिन अब यह बेसुध था। इस ब्रीफ केस के हसूल के लिए मुझे शेर की ताकत के साथ लोमड़ी की चालाकी को भी इस्तेमाल करना था। मैंने इरादा किया कि कर्नल के बैटमैन को फांसने की कोशिश करूंगा। मैं उन चंद दिनों में अपने साथियों से भी मिला। वो सब अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक कोई खातर ख्वाह कामयाबी ना मिली थी। हमने हिसाब लगाया कि जितने कम अरसे में हमने अहमदनगर की फाइलें पाकिस्तान भिजवाई थीं, उस बड़ी कामयाबी की वजह से हमारे सीनियर्स हमारा खासा बुलंद इमेज बना चुके होंगे। कॉन्टैक्ट की आमद में भी कम वक्त रह गया था। फाइलों के हसूल पर हमें अपने सीनियर्स के रद्द अमल देखने की ख्वाहिश थी। मैं चाहता था कि इस बार भी अपने कॉन्टैक्ट के जरिए खासा मवाद भेजूं। उसके लिए कर्नल शंकर के बैटमैन को टटोलना चाहता था। अगर वो हाथ नहीं आता तो फिर घी तो निकालना ही था, चाहे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़े। इस दौरान आशा का फोन आया। उसने कहा कि शाम 4 बजे मैं उसे अकबर होटल में मिलूं। मैं 4 बजे अकबर होटल चला गया। कॉफ़ी शॉप में आशा एक होबरू जवान के साथ बैठी थी। मैं अभी इसी शशोपंज में ही था कि आशा ने इशारे से मुझे अपने टेबल पर आने का इशारा दिया और फिर उस जवान से मेरा तारुफ करवाया। वो MES के एक ब्रिगेडियर का लड़का था और ज़ेरे तालीम था। आशा ने या तो मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए, मुझे जलाने के लिए, या फिर उसके शोहर के किसी ठेका के सिलसिले की एक कड़ी थी। वो जवान फ़ोन करने के लिए एक तरफ गया तो जो आशा ने मुझे बताया वो मेरा दूसरा ख्याल दुरुस्त निकला। उस जवान का आशा से मिलना एक ठेके का हिस्सा था। मैं उनकी टेबल पर करीब 30 मिनट बैठा रहा। इस दौरान कभी आशा उस जवान के करीब होकर उससे सरगोशी में बात करती और कभी बेतकल्लफी से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेती और उस जवान से मेरी चाय के कारोबार का बड़ा चढ़ा कर बयान करती। कभी मुझे उसकी शाहर्चियों का बताती। मुझे बहुत जल्द ये महसूस हो गया कि आशा का मुझे बुलाने का मकसद एक तीर से 2 शिकार करना थे। वो हम दोनों में रकीबाना जज्बात पैदा करना चाहती थी ताकि हम दोनों से अपने मकासद पूरे कर सके। आशा से जल्द मिलने का वादा करके मैं उनके टेबल से उठ गया। आशा ने तारुफ के बाद मुझे बहुत जल्द अपनी निजी जिंदगी का अहवाल बताया था। यह ज़रूर उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी की महरूमियाँ और उसके शोहर का उसको ठेकों के लिए इस्तेमाल करना था। जे चंद जैसे बूढ़े से उसकी शादी उसके वालिद की माली मजबूरी थी, लेकिन जे चंद ने भी अपने कारोबार के लिए उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और अब ये पढ़ी लिखी जवान और खूबसूरत लड़की अपने शोहर और अपने समाज से बागी हो चुकी थी। जब मैंने उसे कहा कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और बहुत बड़े कारोबार का मालिक हूँ और उसके हुस्न से मुतासर हूँ, तो हो सकता है उसने अपना मुस्तकबिल मेरे साथ वाबस्ता कर दिया हो। बहरहाल मैंने आशा के रवैये से ये महसूस किया कि अभी वो काम नहीं आ सकती और होटल पहुँचते पहुँचते मैंने फैसला किया कि आशा को स्टैंड 2 ऑप्शन में रख कर और ज़राए इस्तेमाल करूं, जिनमें मेरे साथियों की हासिल करदा मालूमात, कर्नल शंकर का बैटमैन और सर्विसेज होटल में गुजारी शामें, अपने ताल्लुक के अफसरान और उनकी बेगमात शामिल थे। मैं अगली सुबह मोहल्ला फराश खाना भी गया। साथियों के मकान के सामने एक मखसूस आवाज़ निकाली और वापस बड़ी सड़क पर आ गया। थोड़ी देर बाद नंबर 2 वहां पहुंच गया। मैंने उसे शाम को एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए कहा जिसमें वो चारों अपनी अपनी कारकर्दगी के बारे में मुझे आगाह करेंगे। उस मीटिंग में चारों ने कहा कि फिलहाल कोई पेशकदमी नहीं हो सकी,
کیونکہ بارش کی وجہ سے دہلی کی بھیڑ میں خاصی کمی آ چکی ہے اور ایسے حالات میں کسی کا پیچھا کرنا شک پیدا کر سکتا ہے۔ جاسوسی کے ڈراموں، فلموں اور ناولوں میں جو آپ پڑھتے اور دیکھتے ہیں وہ سب فرضی کردار ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں جاسوسی ایک تھکا دینے والا اور کسی ایک ٹارگٹ کے حصول میں مہینوں کا کام ہے، اور بعض اوقات مہینوں کوششوں کے بعد بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1185 دن جو میں نے بھارت میں گزارے، ان میں بعض اوقات ہفتوں بلکہ مہینوں ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ضائع کرنے پڑے۔ ہر روز ایک نئی کامیابی آپ کو افسانوں یا پھر 007 جیسی فلموں میں ہی مل سکتی ہے۔ ساتھیوں سے میٹنگ کے تیسرے روز کانٹیکٹ سے ملاقات کا روز تھا۔ مقررہ وقت پر کانٹیکٹ آ گیا۔ بھیجنے والی ڈاک کا پہلے ہی ہم نے پیکٹ بنا لیا تھا۔ میں نے کانٹیکٹ سے ڈاک لی اور اپنا پیکٹ اسے دے دیا، اور جلد از جلد زگ زیگ راستہ اپنا کر، تاکہ اگر کوئی پیچھا بھی کر رہا ہو تو اسے ڈاش دے کر اپنے ہوٹل پہنچ گیا۔ اس بار ساری ڈاک سفید کاغذات پر مشتمل تھی۔ میں نے انہیں گرمی پہنچائی تو الفاظ ابھر آئے۔ میری بھیجی ہوئی دونوں فائلز انہیں پاکستان میں مل چکی تھی۔ میری اس کامیابی کو بہت سراہا گیا تھا۔ بہترین الفاظ میں مجھے شاباش دی گئی تھی۔ میرے ساتھیوں کے لیے بھی الگ الگ شاباش کے خطوط تھے۔ ہمارے گھروں میں بھی خیریت کا مجدہ بتایا گیا تھا، اور میری کارکردگی کا انعام میرے گھر 20,000 کی صورت میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ان دنوں پاکستان میں چائے، چینی اور بناسپتی گھی کی بہت کمی تھی، اس لیے ہمارے پانچوں کے گھروں میں یہ چیزیں وافر مقدار میں پہنچا دی گئی تھی۔ مجھے پہلے مشنوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک نہایت اہم مشن سونپا گیا تھا۔ ہماری ایجنسی کا سیک گروپ پہلے ہی اس مشن پر کام کر رہا تھا، اور یہ مجھے ڈاک کے ذریعے معلوم ہوا تھا۔ احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میرے ساتھیوں کو بھی یہی مشن کرنے کے احکام دیے گئے تھے، اور یہ مشن تھا کرتارپور بجلی گھر ان ریچڈ یورینیم کہاں بھیجا جا رہا تھا، اس کے متعلق ہر ممکن معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس ڈاک میں بھی ہمارے لیے 30,000 بھارتی روپے بھیجے گئے تھے، 10,000 میرے لیے اور 5,000 میرے ساتھیوں کے لیے۔ جو ڈاک میرے لیے تھی اسے میں نے پڑھ کر ہمیشہ کی طرح نظر آتش کر دیا، فائلز کی فلم بھی ضائع کر دی، اور ساتھیوں کی ڈاک اور روپے ان کے حوالے کر دیے۔ جب انہوں نے اپنی ڈاک پڑھ لی تو میں نے ان سے ان کی ڈاک لے کر جلا دی، کیونکہ ہم کسی بھی صورت کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میرے سینئرز نے مجھ سے بہت سی توقعات وابستہ کر لی تھیں، اور اسی لیے کرتارپور کا مشن بھی مجھے سونپا گیا تھا۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ کرتارپور کا بجلی گھر بجلی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی تیار کر رہا ہے، لیکن نیوکلیر انرجی کے متعلق میری معلومات صفر تھیں۔ لہٰذا میں نے دہلی کے بک اسٹال سے نیوکلیر انرجی کے متعلق ابتدائی معلومات والی بکس خرید لیں، اور ساتھ جو زیادہ پیچیدہ معلومات رکھتی تھیں انہیں فارغ ٹائم میں پڑھنا شروع کر دیا، تاکہ جب میں اس مشن پر جاؤں تو نیوکلیر انرجی کے متعلق میری معلومات صفر نہ ہوں۔ میرے ساتھی بھی اس ڈاک میں شاباشی پا کر تر و تازہ ہو چکے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اچھی کارکردگی پر ایک تھپکی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے بھی نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھی اپنے تفویض کیے ہوئے مشن میں زیادہ دل جمی سے کام کرنے لگ گئے، اور چند روز میں ہی معلومات اور تصویریں مجھے لا دیں۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے والے ایک ملازم کا نام یشونت تھا۔ اس کا گھر پرانی دہلی میں ایک تنگ گلی میں تھا۔ یشونت ہفتے میں 1-2 بار گانا سننے اس محسوس بازار میں جاتا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے گھر کے افراد کی چلتے پھرتے تصاویر بھی اتار لی گئی تھی۔ ایک اور سویلین کلرک تھا جو یشونت کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھا، اور یشونت کی بڑی بیٹی سے اس کا افیئر چل رہا تھا۔ اس کا نام مدھوک تھا۔ اس کلرک کی یشونت کی بیٹی کے ساتھ بھی ایک تصویر اتار لی گئی۔ لڑکی کا نام شانتی تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے 2 صفائی کرنے والے ملازمین کی تصویریں بھی اتار لی گئی تھی۔ یہ دونوں عیسائی تھے، اور ان کے گھروں کے ایڈریس بھی معلوم کر لیے گئے تھے۔ میرے ساتھیوں کے اس ہوم ورک کی وجہ سے ہمیں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے راستے نظر آ رہے تھے۔ کیونکہ یہ کام میرے ساتھیوں نے کیا تھا، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ کی پلاننگ میں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا کروں گا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بطور گروپ لیڈر وہ مجھ سے کھل کر بات چیت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ تو فوجی ڈسپلن کا حصہ تھا کہ وہ میرا حکم بلا چون چرا ماننے پر مجبور تھے، ورنہ دشمن ملک میں آ کر اگر وہ میرا حکم نہ مانتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ مجھے ان سے بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑتا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا
کہ उनका मुकम्मल अपने एतमाद में लूँ और अपने मंसूबों में उनको शामिल करूँ, ताकि उनकी जो मुझसे झिझक है वो दूर हो जाए और हर बात मुझसे बिला खौफो खतर कर सके। और हेड क्वार्टर में दाखिल होने के लिए हम सब मिलकर मनसूबा बंदी भी करें। मैं आज तक उनके लिए हुए घर में अंदर नहीं गया था और ये सब मैं सिक्योरिटी की वजह से कर रहा था। मैंने उन्हें कहा कि कल मैं उनके घर आऊँगा और इस मिशन के लिए सब मिलकर मनसूबा बंदी करेंगे। उन्हें चूंकि अभी तक कोई मुकम्मल मिशन सौंपा नहीं गया था और ऐन मुमकिन था कि उनके जहन में ये बात आए कि हमारी मालूमात से मिशन मुकम्मल करके सारा क्रेडिट खुद ले रहा हूँ। अगर उनको ये गलत फहमी थी तो वो भी दूर करना चाहता था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं सिर्फ एक बात से खौफजदा था कि वो जूनियर रैंक से थे, जिनका काम सिर्फ अहकामात की तामील करना होता है। वो दिमाग से ज़रा कम ही काम लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता हालात कहीं बिगड़ जाते तो वो उसको संभाल नहीं सकते थे और यूं सारा खेल ही बिगड़ जाने का अंदेशा होता है। मुझे उनका ग्रुप लीडर बनाकर उनकी और मिशन की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, लिहाजा अब हालात का तकाजा था कि उनको इस मिशन में शामिल करूं। अगली शाम मैं हस्बे वादा उनके घर गया। वहां इस मिशन का तफसीली जायजा लिया गया और फैसला हुआ कि 2 स्वीपर्स को मेरे 2 साथी अलग अलग हैंडल करेंगे और सुपरिटेंडेंट यशवंत के बारे में मालूमात लेंगे कि वो किस बाला खाने पर जाता है। यशवंत के मुतल्लिक मालूमात मिलने पर उसे मैं हैंडल करूंगा। यह फैसला होने पर सब मुतमईन थे। मैंने स्वीपर्स को हैंडल करने वाले साथियों को मजीद हदायत दी और रात का खाना खाने के बाद वापस लौट आया। अगली 3 शामें मैं अशोका और अकबर होटल में गुजारी और चौथे दिन के 10 बजे मैं कर्नल शंकर के कमरे सर्विसेज क्लब चला गया। उस वक्त बैटमैन सफाई करने में मसरूफ था। उसने मुझे ये बताकर कि कर्नल साहब ड्यूटी पर गए हैं, मुझे बाहर ही से रुखसत करना चाहा। मुझे और कुछ ना सूझा तो उसे पानी मांगा और कहा कि सर में बहुत दर्द है, अगर एस्प्रिन हो तो पानी के साथ 2 गोलियां भी दे दे। बैटमैन ने मुझे सीटिंग रूम में बिठाया। एस्प्रिन और पानी लेने के बाद मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अब्दुल करीम बताया और कहा कि वो कर्नल साहब के साथ पिछले 8 माह से है। मैंने कहा अब्दुल करीम, आपने मुतल्लिक कुछ और बताओ। मैं सर दर्द के बहाने कुर्सी पर नीम दराज हो गया। अब्दुल करीम ने बोलना शुरू कर दिया, साहब मैं 4 साल से भारतीय फौज में हूँ। मैं हूँ तो इन्फेंट्री में, मगर ज्यादा अरसा मुख्तलिफ ऑफिसर्स का बैटमैन ही रहा हूँ। कर्नल साहब के पास आने से पहले मैं आगरा छावनी में एक मेजर साहब का बैटमैन था। कर्नल साहब की सेहत तबीयत की वजह से ना तो वो किसी से मुतमईन होते और ना ही कोई उनका बैटमैन बनने पर राजी होता। जब से मैं यहाँ आया हूँ कर्नल साहब की भरपूर खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ मुझे गालियों से नवाजा जाता है। कर्नल साहब जब मूड में होते हैं तो कुछ पैसे वगैरह भी दे देते हैं और जब नाराज़ होते हैं तो बेतहाशा गालियाँ भी दे देते हैं। 4 साल पहले और ट्रेनिंग के बाद मुख्तलिफ ऑफिसर्स का बैटमैन रहने के दौरान इतनी गालियाँ पड़ चुकी हैं कि अब आदी हो चुका हूँ और अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ। फौज छोड़ने की कोशिश भी की लेकिन नाकामी हुई। ना माँ बाप जिंदा हैं और ना शादी की है।